अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज इंडिया से ज्वाइन किया है एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी ने, जो कि एनालिस्ट भी हैं और हम इनको अक्सर इंडियन टीवी चैनल पे भी देखते रहते हैं। एक दो बार तो खैर मुझे भी मौका मिला कि मैं सर के साथ जो है स्क्रीन शेयर करूं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया माय सर। प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, वैसे तो हमने यही सोचा था कि हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे बात करेंगे, वो भी बिल्कुल होगी। लेकिन मैं आपके थोड़ा सा आपसे ये सीखना चाहूंगी कि बांग्लादेश जो कि बहुत बाद में बना है पाकिस्तान से अलग होकर, उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है अपनी हर फील्ड में ऑलमोस्ट, बल्कि इकोनॉमी में और कई चीज़ों में इंडिया से भी आगे निकल गया है। आपको क्या लगता है सर कि क्या चीज ऐसी है जो हम लोगों को बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है और हमको फ़ख्र है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और एक मिसाल भी है कि कोई भी मुल्क अगर कामयाबी के रास्ते में बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है, और हमारे साउथ एशिया में भी बढ़ सकता है, पर उसके लिए सिर्फ एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए करने के लिए। तो वो उन्होंने किया है। जैसे उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में, लेड विमेन एम्प्लॉयमेंट में, जो जिस तरह से उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल में, हर एक तरह से उन्होंने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके कारण वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और देखिए, किसी ज़माने में हम टेक्सटाइल एक गारमेंट एक्सपोर्टर काफ़ी बड़े हुआ करते थे, अब भी हम भी हैं, पर अब हमारे बराबर हो गए हैं, यानी कि उससे भी आगे बढ़ गए हैं। और सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देख के कि साउथ एशिया में, पर कम से कम भारत की तुलना में कई यार्डस्टिक्स में हमसे भी अच्छे हो गए हैं। तो आई सैल्यूट बांग्लादेश and their progress, their spirit of can do, and as I said, that's an example for all of us to follow, or at least for us. I hail the success of Bangladesh. ठीक, बिल्कुल सर। और बिल्कुल हमें खुद बहुत अच्छा लगता है सब देखकर, लेकिन हम बिल्कुल यही कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को उनसे सीखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और सर, वैसे उन्होंने हर चीज़ में रिलीजन लेकर नहीं आते, मेरे ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने रिलीजन प्रोग्रेस लेके किया है। आते हैं, पर रिलीजन को लाते हैं वो किस तरह से, वो भी कमाल की बात है। वो मस्जिदों के थ्रू, मैंने शायद ही कोई मुल्क देखा हो जो मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल नहीं, मस्जिदों के थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं। देखिए, जहाँ मस्जिद में आपको वो जब नमाज पढ़ते हैं तो आपको ये भी कहते हैं कि देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए, उससे आपके लिए फ़ायदा है। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? तो और दूसरा ये है कि जो माइक्रो लोन्स दे के उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और सर वैसे ये है कि इंडिया पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम होना चाहिए, जो इतना होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम लोग यूरोप की तो बहुत एग्जांपल्स देते हैं कि उन्होंने इतनी प्रोग्रेस की है, लेकिन यूरोप में अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल में रखा है, इसीलिए वो उनको हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन और हर चीज ही प्रोवाइड कर पाते हैं, जो हमारे जैसे कंट्रीज जो है वो नहीं कर सकती, चाहे जो गवर्नमेंट भी आए। ये नहीं कि अभी इमरान खान की गवर्नमेंट है या मोदी जी की गवर्नमेंट है, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट भी होती तब भी शायद ऑलमोस्ट यही हाल होता। हम शायद ज़्यादा क्रिएटिव हैं, नहीं? नहीं। अ, अ, हमारा इंडिया में तो अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो 2.2% हो गई है, यानी कि अगर रिप्लेसमेंट रेट देखें तो वो 2.1 है। If there are 2.1 children for a family couple, then the population growth rate is 0. तो हम 2.2 पे पहुंच गए हैं। पर जो हमारा बेस है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, 1.35 बिलियन लोग हैं। तो जैसे जैसे आप और मैं ये बातचीत ख़त्म करेंगे तो हमने कई सौ और इंडियंस तब तक ऐड कर दिए होंगे। तो बेस की बहुत बड़ी समस्या है। पर देखिए, आजकल के टाइम में एक बच्चे को
बड़ा करना, उसको परवरिश देना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए माँ बाप जो चौकन्ने हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो ध्यान कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सर, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चलें यहाँ से, और हम वहाँ पे देखें कि जब पहले मैंने खैर एक दो जगह और भी मैंने ये समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक आई नहीं समझ कि जब दो कंट्रीज थी, रशिया और अमेरिका, सुपर पावर थे, तब आपको लगता है कि जो बाकी की कंट्रीज थी, पूरी दुनिया जो थी, ज्यादा बैलेंस चल रही थी, और अगर एक ही सुपर पावर हो तो हर कोई उसके प्रेशर में आ जाता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, कि हम अमेरिका को किसी चीज के लिए ना नहीं कर पाते, अगर वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने यहाँ पे अपनी मिलिट्री बेसिस बनानी है, तो कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा पॉलिटिशियन, और जैसे कहना चाहिए बैक स्टेज वही कुछ हो रहा होता है जो अमेरिका चाहता है। तो आपको लगता है कि दो सुपर पावर होनी चाहिए इस चीज को बैलेंस करने के लिए, कि कोई एक कंट्री जो है वो सबको प्रेशराइज ना कर सके? चाहे दो बैलेंस कंट्रीज हो सुपर पावर, चाहे तीन हो, चाहे एक हो, जो कंट्री प्रेशर में आना चाहेगी वो प्रेशर में आएगी। जो कंट्री प्रेशर में नहीं आना चाहेगा, वो चाहे जितने मर्जी सुपर पावर क्यों ना हो, वो नहीं आएगा। तो मुझे इसमें कोई लिंक नहीं लगता है, क्योंकि हर एक देश वो करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, जो हम हिंदी में राष्ट्रीय हित कहते हैं। और उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कितनी बड़ी शक्तियां हैं, कितने सुपर पावर हैं, जहां जो मुझे थोड़ी सी समझ है। पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, मैं बड़ी खुशी से जानना चाहूंगा। सर, मुझे तो यही लगता है कि दो सुपर पावर्स होनी चाहिए, ताकि किसी एक के प्रेशर में ना आए। लेकिन खैर, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन सर, आपने जैसे पहले भी देखा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स जो पहले गई हैं उनको भी आपने जरूर स्टडी किया होगा, और भारत की भी। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं वो पहले ज्यादा बेहतर थी, या अभी अब इस वक्त जो चल रही है वो सही है? कि कभी अफगानिस्तान के साथ बात करने की करते हैं, कभी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस की तरफ जाते हैं, कभी कहते हैं कि भारत के साथ तमाम पिछली बातें भुलाकर आगे बढ़ेंगे, और कभी उसके 2 घंटे के बाद ही एकदम ही उल्टी बात कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पहले जो फॉरेन पॉलिसीज पाकिस्तान की रही भारत के साथ, या भारत की रही पाकिस्तान के साथ, वो बेहतर थी, या अब जो कुछ चल रहा है उससे हम किसी सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? आपने तो मुझे कहा था कि आप बड़े सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे मेरे से, इतने जटिल सवाल पूछेंगे तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा उसका। तो अ, सिंपल। नहीं, मेरे पास वाकई इसका कोई जवाब नहीं है कि पहले मुश्किल थी या मुश्किल है। देखिए, हकीकत क्या है। मैं तो इतना जानता हूँ कि हकीकत देखें, जब आप पीस प्रोसेस की बात कर रही हैं अफगानिस्तान में, तो ना तो पीस हो रहा है ना प्रोसेस हो रहा है। ये एक मिसनोमर है। पीस का मतलब क्या है कि अमन हो, तो अमन की अंदेशा नहीं लगता है। डायलॉग का मतलब क्या होता है कि एक बात बात करे, दूसरा सुने। तो यहाँ कोई डायलॉग भी नहीं है, हर एक अपनी कहानी सुना रहा है। और तो इस वक्त जो अफगानिस्तान जिस हालात में की तरफ बढ़ रहा है, वो कोई ज्यादा हौसला देने वाले नहीं है। और लगता है कि दोबारा से स्थिति जो मामले हैं, मामलात हैं, वो खराब होने की संभावना है। अनफॉर्चुनेटली इसी तरह से हम दोनों पड़ोसी हैं। मैंने कई बार जब बात हुई है तो मैंने कहा भी है, लिखा भी है कि हम कब तक ये ऐसे करते रहेंगे। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि कम से कम अगर हम दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम पड़ोस में एक दूसरे के बिना लड़ाई के तो रह सकते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कौन कर कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं है, लोगों का आवाम के लिए नहीं है, डेवलपमेंट के लिए नहीं है। तो अगर शांति हो जाए, अमन हो जाए, कम से कम ये हो जाए कि नहीं, आप हम अपने अपने रास्ते पे चलते रहेंगे, तो तब भी बहुत अच्छा है। इस बार फरवरी से जो सीज फायर हुआ है वो पॉजिटिव है। मेरा मानना यह है कि अगर एक भी इंसानी जान बचती है तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1 घंटा भी अमन रहता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1 महीना रहता है तो उससे भी बड़ी बात है। तो
ये मेरा मानना है, पर अब उसके बाद आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कहना आसान है कि आप इतिहास भूल जाइए, तारीख भूल जाइए, वो भूल ही नहीं जाती है, और धीरे-धीरे पॉजिटिव कदम उठाए जाते हैं। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो शुरुआत की है जनरल बाजवा ने अनाउंस करके कि हम सीज़ फायर इंट्रोड्यूस करेंगे, जो अभी तक होल्ड कर रहा है, जुलाई हो गई है, ये कंटिन्यू रहे और हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकें जिससे कि शांति अमन बना रहे। तो ये मेरी उम्मीद है। बाकी तो खैर आपके देश पे निर्भर करता है, और हमारी कोशिश यही है कि ये प्रतिक्रिया, ये प्रोसेस चलता रहे। सर बहुत बार ये भी देखने में आया है कि जैसे पाकिस्तान के चाइना के साथ जिस तरह के रिलेशंस हैं और चाइना के भारत के साथ जैसे रिलेशंस हैं, तो फिर उधर भी थोड़ी सी नाराजगी लगती है, उधर भी लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है भारत को कि पाकिस्तान चाइना के साथ प्रोजेक्ट्स करे या सी पैक वॉट। तो आप आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी जो हैं वो एक दूसरे के लिए बुरा सोचने शुरू कर देते हैं दोनों देश? देखिए, चाइना, राइज ऑफ चाइना, स्ट्रॉन्ग चाइना इज अ रियलिटी, हकीकत है। और चाइना एक सॉवरन देश है। चाइना जिसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगा बनाएगा, हमारे कहने से नहीं बनाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान उनके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे जिनके साथ वो बनाना चाहते हैं। तो अब हमको क्या दिक्कत है? हमको ये दिक्कत है, हमको सी पैक के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। हमको ये दिक्कत ये है कि जिसको हम पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसमें सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो हमको दिक्कत है कि जिस जो टेरिटरी जो हम समझते हैं कि हमारी है, उसमें अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारी सॉवरेनिटी पे, हमारी जो पोजीशन पे फर्क पड़ता है। तो हमको सिर्फ ये दिक्कत है, और बाकी हम चाहें ना चाहें, अपोज करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देश वो करेंगे जो वो चाहते हैं। हाँ, अगर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के कारण भारत पे कोई उल्टा प्रभाव पड़ता है, या उनकी जो दोस्ती है वो भारत के खिलाफ डायरेक्ट होती है, तो जाहिर है हमको मुश्किल होगी। सर आपको नहीं लगता कि जो कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है वो भारत के पास ही रहे, और भारत उस पे जिस तरह से उन्होंने 370 हटाई या कुछ भी किया वो उनका इशू है। इसी तरह से जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो हमें इसी तरफ रहना चाहिए। और ये जो दोनों बातें करते हैं ना, इधर इधर से पाकिस्तान से कहा जाता है कि हम जम्मू कश्मीर को आज़ाद करा देंगे, वहां से कहते हैं हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे जिसको आप लोग पीओके बोलते हैं। तो इससे चीज और खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही। और दूसरा ये कि जो कश्मीर के लोग हैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनसे कोई नहीं पूछ रहा वो क्या चाहते हैं। हो सकता है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे। लेकिन इस इशू को हम सर किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बजाय हम इसी तरह लड़ते रहे अगले 70 साल भी? आरजू जी, और क्या तरीका क्या है? अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या हम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लड़ते रहेंगे। अब इसका सोल्यूशन अगर मुझे पता हो तो मैं और आप यहाँ नहीं बैठे होंगे, मैं शायद नोबेल पीस प्राइज के लिए कहीं जा रहा हूँगा, तो मुझे इसका सोल्यूशन नहीं पता। पर ये आपका जवाब मैं इससे सहमत हूँ कि हमारी पोजीशंस हैं, आपकी अपनी पोजीशन है जो हम नहीं मानते, हमारी पोजीशन है जो आप नहीं मानते, पर कोई ना कोई तो हल निकाला जाएगा, निकलना चाहिए। और अगर हल नहीं निकलेगा तो दोनों देशों का नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरे पास हल नहीं है। मैं अगर ये आज आपके साथ बैठ के अपने ड्राइंग रूम में एयर कंडीशन चला के अगर बोलूं कि मेरे पास सोल्यूशन है, आई डोंट हैव अ सोल्यूशन। पर जहां तक कश्मीरी लोगों की बात है, दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो इंडिपेंडेंस इज नॉट एन ऑप्शन। वो जो जब भारत और जब हमारे सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ था,
तभी ये तय हो गया था कि इंडिपेंडेंस इज नॉट एन ऑप्शन। एंड जम्मू एंड कश्मीर जो ज्योग्राफी है और जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से इंडिपेंडेंस इज नॉट एन ऑप्शन, दैट वो बात खत्म हो चुकी है। पर कश्मीरी लोगों का वो क्या चाहते हैं, हम तो लगातार हमारे हिसाब से जो जैसे हमको समझ है उसके हिसाब से रेगुलरली इलेक्शन भी करवाते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। नॉट दैट वी आर परफेक्ट, नॉट दैट वी हैव नॉट कमिटेड मिस्टेक्स, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर जो हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि जब बाहर से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जब इन्फिल्ट्रेशन होती है या जो एनकरेजमेंट मिलती है या फंड फ्लो होता है, जो आर्म्स फ्लो होता है, उसके कारण मामला थोड़े खराब हो जाते हैं। सर पाकिस्तान में एक चीज और एक बात और कही जाती है, वो कहाँ तक ठीक है आप ये शायद मुझे बता पाएंगे, कि जो कश्मीर का इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो उसमें एक पानी की भी बात है, यानी वाटर इशू भी एक है। अगर पाकिस्तान के लोग सोचते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उनका ये कहना है, कई लोगों से मैंने सुना कि कुछ लोग ये बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर भारत कब्जा कर लेता है जम्मू कश्मीर पे कंप्लीटली, तो पाकिस्तान को वो पानी के लिए परेशान कर सकता है, जो पानी हमारे पास कश्मीर साइड से आ रहा है। इज इट ट्रू? क्योंकि कई बार चाहे वैसे ही गुस्से में, वैसे ही जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी, हमारे भी कुछ भी बोलते हैं, तो एक आध बार सुनने में आया कि इंडिया से भी कहा गया कि हम इनका इनका पानी बंद कर देंगे, पानी रोक देंगे पाकिस्तान की तरफ। तो आपको लगता है कि जो नेक्स्ट वॉर होगी वो पानी के ऊपर होने वाली है? वजह इसमें इसका कोई वो नहीं है कि किसी ने किसी की जमीन पे जाना है, कोई लैंड ग्रैब करना है, बल्कि मेन इशू इज वाटर। I am very happy that you raised this question. I am very happy. Bless you for raising this question. थोड़ा सा मुझे इसके बारे में थोड़ा जानकारी है। देखिए, जो मेरा मानना है, दुनिया की तारीख में, मैं दुनिया कह रहा हूँ, हमारे की दोनों के देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की तारीख में ऐसी कोई भी वाटर ट्रीटी नहीं हुई है जैसी इंडस वाटर ट्रीटी। और हम अपर राइपेरियन स्टेट हैं, यानी कि पानी हमारे एरिया से आता है। 80% पानी, 80% पाकिस्तान को जा रहा है। और जब ट्रीटी हुई थी तो हमने मुझे अमाउंट भूल गया, हमने उन दिनों काफ़ी के पैमाने से काफ़ी पैसा था, वो भी पाकिस्तान को दिया, इसलिए कि हमारी तरफ कैनाल सिस्टम बना हुआ था कि आपकी तरफ कैनाल सिस्टम, रिजर्वायर्स वगैरह बन जाए। अब और एक चीज और, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उससे कई बार दुख भी होता है, पर हाँ, जानते हैं कि प्रोपेगेंडा है। हमारी कितनी बार अनफॉर्चुनेटली लड़ाई हुई है, कितनी बार जंग हुई है, 4 टाइम्स सर, 4। कितनी बार पानी रोका है हमने? एक बार बताएंगे आप? कभी रोका है हमने पानी? तो ये कहना कि पानी रोकेंगे, पानी रोकेंगे, पानी रोकेंगे, तो आप शायद हमारे जहन में ये बात डाल रहे हो कि भैया ये भी कर सकते हो। हमने कभी पानी नहीं रोका है। और हकीकत ये है, आप चेक कर लीजिए, आप वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, आप इंटर वाटर कमीशन से बात कर लीजिए। मेरी बात नहीं, मैं तो इंडियन हूं, मैं तो अपनी बात कहूंगा। आपका ज्यादातर पानी बेकार होके समुद्र में बह रहा है। यू आर वेस्टिंग योर वाटर। ना कि ये करने की बजाय कि आप उसको रिजर्वायर बनाएं, आपको चैनलाइज करें, आप वो तो बेकार कर रही हैं। और अब भारत पे दोष दे रहे हैं क्योंकि आप नहीं करना चाहते। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर हम चाहते तो हम पानी रोक के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकते थे। हमने अभी तक कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाए हैं वो रन ऑफ द रिवर बनाए। अब रन ऑफ द रिवर क्या होता है कि जहां आप रेजर्वायर, बड़े रेजर्वायर नहीं बनाते, आप पानी को डैम करके थोड़ा इकट्ठा करके और चलता रहता है। तो हकीकत ये है, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं आपके मुल्क में, वो काफी कुछ कहते हैं।
नहीं सर, अच्छी बात ये है कि हमें इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक गलत जो चीज़ है वो लोगों के माइंड में डाली जाती है कि जी इस तरह से हो जाएगा, भारत पानी रोक देगा, ये कर देगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस पे मुझे हैरत है कि बहुत कम बात करते हैं लोग, ना टीवी पे इसकी बात होती है और ना ही कहीं और इसके ऊपर बात होती है कि क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट एक दो बार आई थी भारत की तरफ से। खैर उन्होंने कश्मीर को नहीं कहा था, लेकिन ये जरूर कहा था कि हम पानी रोक सकते हैं पाकिस्तान का। मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। आप एक दो स्टेटमेंट भारत की कर रही हैं, मैंने खुद अपने आर्टिकल्स में ये सवाल उठाया है कि अगर ये चलता रहे जैसे टेररिज्म पाकिस्तान से, तो उसको क्या करना चाहिए। और मैंने भी ये सवाल उठाया कि क्या हमको इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 100% कर रहे हैं जहां तक मुझे पता है, और दूसरी तरफ हम पे तोहमत लग रही है कि अगर हम हैं ही खराब तो बिहेव कीजिए खराब खराब होने की। तो ये अगर आपके चैनल के थ्रू या आपके जो कम्युनिटी है, मतलब आपके जो कुलीग्स हैं जर्नलिस्ट, अगर वो थोड़ा सिचुएशन का जायजा लें, क्योंकि हम जो कहेंगे उसको उसके शक की निगाह से देखा जाएगा। अगर आप लोग जायजा लेके और आप अपना डिटर्मिनेशन करें और देखें कि हकीकत क्या है, तो शायद आपके अवाम को हकीकत पता लग जाएगी। बिल्कुल ठीक। और सर आई होप कि ऐसा कुछ बुरा ना हो किसी के साथ भी। लेकिन सर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही, लेकिन पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान के जरिए सब कुछ करवाए। और इंडिया के भी फॉरेन मिनिस्टर का मैंने सुना था, आई डोंट नो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उनकी उनकी मुलाकात नहीं हुई है तालिबान से, लेकिन खैर एक न्यूज आई थी, आई डोंट नो कहाँ तक सही है। मगर इंडिया भी जो है वो तालिबान के साथ एंगेज हुआ है या होना चाहता है। आपको लगता है कि अगर अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस कामयाब हो जाता है तो इस रीजन में कुछ ना कुछ लोग आराम से रह पाएंगे और इस तरह की जो अभी करंटली जो टेंशन और स्ट्रेस है उससे बाहर निकल सकेगी, और कुछ ही और चीज के ऊपर हम लोग अपना, जैसे कहना चाहिए एजुकेशन हो गई, साइंस टेक्नोलॉजी हो गई, उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे? या बस यही एक कभी अफगानिस्तान में जंग हो रही है, कभी कश्मीर में हो रही है, कभी पाकिस्तान में हो रही है, बस यही चलता रहेगा क्या? आरजू जी, आपका सवाल ये ऐसा है तकरीबन कि अगर अंधेरा है, अंधेरे में अगर कोई लाइट जला दे तो कमरे में रोशनी हो जाएगी क्या? वाकई रोशनी हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान में शांति होती है तो वाकई बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, कितने साल हो गए हैं, कितने साल हो गए। 79 में सोवियत यूनियन ने एंटर किया, उसके बाद अलकायदा आया, फिर 2001 हुआ। कौन पिस रहे हैं? किन की मौत हो रही है? तकरीबन, जहां तक मुझे पता है कि तकरीबन 60,000 ऑफिशियली लोग, अफगानी बच्चे, खातूनें, लोग मर चुके हैं। किस लिए? कोई उनकी गलती नहीं थी। अफगानी सोल्जर्स मर चुके हैं, तालिबानी मर चुके हैं। और अब पिछले 20 साल में क्या हुआ कि कम से कम एजुकेशन की तरफ हुआ शुरू। बच्चियों ने एजुकेशन पाना शुरू, तालीम पानी शुरू की। तकरीबन 30% बच्चियां तालीम पा रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्ट है, पर कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। आप अगर अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी खातूनों को आप एक तरह से बंद करके रखेंगे, तो क्या ये मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं मजहब में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इंसानियत में पढ़ना चाहता हूँ सिर्फ। चेयरमैन माओ ने खुद कहा था कि विमेन होल्ड हाफ ऑफ द स्काई, विमेन होल्ड हाफ ऑफ द स्काई। चीन के साथ हमारी जितने भी डिफिकल्टीज हैं और डिफरेंसेस हैं, मैं एक चीज के लिए चीन को की बहुत कदर करता हूं कि जब से चीन बना, जब से पीपल्स रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। और
तंग शाओपिंग ने, जब वो सुप्रीम लीडर थे, पैरामाउंट लीडर, जो 1978 में वो आए, तो उन्होंने एक देश को कहा कि लेट एवरी विलेज build a road to take the girl child to school. If you educate the girl child, अगर आप अपनी बच्चियों को पढ़ा सकते हैं तो आप अपने परिवार का सुधार कर सकते हैं, देश का सुधार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंसानियत के खिलाफ एक बहुत काला दिन होगा जब हम अपनी बच्चियों को दोबारा उस तरह ट्रीट करेंगे जैसे पहले हुआ करता था। तो अगर अफगानिस्तान में शांति आती है, अमन आता है, तो बहुत बड़ी बात है। पर मुझे बड़ा दुख होता है ये कह के कि इस वक्त हालात जो हैं उससे एनकरेजमेंट मिले, ऐसा मुझे नहीं लगता। सही। लेकिन सर फिर भी अगर बात करते रहे तो सिचुएशन तो चेंज होती रहती है। तो अब फिर भी अगर हम समझते हैं कि अभी फौरन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि अफगानिस्तान में भी जो है वो कुछ बेहतर हमें नजर आए, कुछ बेहतरी नजर आए, और उसकी वजह से जाहिर है बाकी जो आसपास जो कंट्रीज हैं उनमें भी फर्क पड़ेगा। लेकिन सर लास्ट क्वेश्चन, तालिबान की गवर्नमेंट अगर आई तो क्या लगता है आपको, इसलिए कि उनको तो बहुत टेररिस्ट और क्या क्या बताया गया, लेकिन अब सब लोग बात करना चाह रहे हैं तालिबान के साथ। जो हमारे स्पोक्स पर्सन को पूछा गया कि मैं तो अब गवर्नमेंट में नहीं हूँ, जब स्पोक्स पर्सन को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वी आर एंगेज्ड विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन अफगानिस्तान। उससे ज्यादा उन्होंने नहीं कहा। अब जो अखबारों में आया है, जो पढ़ने में आया है, जो मुझे समझ है, अगर तालिबान स्टेक होल्डर नहीं है तो कौन है? अगर सिविलियन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर नहीं है तो कौन है? तो जाहिर है कि लगता यही है, और क्यों कह रहा हूं मैं लगता है, ये है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और दोहा में की है और कांटेक्ट हैं, तो जो पता लगा है वो हम बातचीत कर रहे हैं। और मैंने पब्लिकली भी और अपनी आर्टिकल्स में भी कहा है कि ये बहुत ठीक है, क्योंकि आप दोस्त के साथ अगर हाथ मिलाते हैं तो क्या बड़ी बात है। जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, जिसके साथ आपका काफी सीरियस डिफरेंसेस हैं, उनके साथ बातचीत करने में ही और डायलॉग उनके साथ करने में ही बड़ी बात है। अब जो मानना ये है कि मान्यता ये है कि तालिबान अगर आ जाएगा, अगर और बड़ी तेजी से वो टेरिटरी कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, वो इस्लामिक एमिरेट बनाएगा। अब इस्लामिक एमिरेट में किस तरह के, तभी मैं बात कर रहा था कि अगर डेमोक्रेसी है तो है, नहीं है तो नहीं है, पर कम से कम इंसानियत तो होनी चाहिए। अगर आप किसी के हाथ काट देते हैं, किसी महिला को पत्थर मार के मार देते हैं, तो इसमें अगर बड़प्पन है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो अगर तालिबान की सरकार वापस वो बनाते हैं तो कम से कम जो इंसानियत के पैमाने पे रहें, जो पहले जो चीज हुई थी वो ना करें। और हम, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सकते तो कम से कम लड़ाई तो ना करें। इसी तरह हमको ये है कि तालिबान के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। आखिरकार हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं तालिबान अफगानिस्तान के साथ, हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, हमने तो कुछ लिया नहीं है। अगर सलमा डैम बनाया है, रोड्स बनाई हैं, पार्लियामेंट बनाया है, स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया है, तो हम तो उठा के लेके नहीं जा रहे हैं वापस। तो हम और हमको यही है कि हमारे इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और कम से कम ये हो कि एक बातचीत होती रहे, और जो उससे प्रभाव पड़ेगा अगर वो पॉजिटिव होता है तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर वही है कि थोड़ा सा टॉलरेंस लानी पड़ेगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को थोड़ा सा, जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है उसको कम करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकेंगे, तभी प्रोग्रेस कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।